और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो है आक्रामक नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष रेमन मनकामी ने कई मांगों को लेकर बचेली थाने में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं बाहरी ठेका मजदूरों की काम न करवाने को लेकर और उनके वेरिफिकेशन को रद्द कराने को लेकर भी जो है ज्ञापन जो एसडीएम को दिया गया। आपको बता दें कि बचेली में बाहरी मजदूरों को बुलाकर लगातार काम करवाया जा रहा है, स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो है नाराज है और लगातार ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने एक दिवसीय धरना दिया और इसके साथ साथ बचेली में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। पूरे मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष नवनीत चांद मौजूद हैं। नवनीत जी, स्वागत है आपका स्वदेश 24 में फिर से। धन्यवाद अवधेश जी। नवनीत जी, एक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का आक्रामक रूप हमको देखने को मिल रहा है कि बचेली में जिस प्रकार से एनएमडीसी है, बचेली में है, किरंदुल में है, कई जगहों पे एनएमडीसी का काम चल रहा है, जगदलपुर में भी चल रहा है, और आप जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो है संभाग अध्यक्ष भी हैं। आपके अधीनस्थ जिला जो अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा एसडीएम को। इस पूरे मामले पर ताज़ा जानकारी आपसे लेंगे। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को? और मजदूरों की जो बात कर रहे हैं कि बाहरी ठेका मजदूर जो है वो बाहर से आके जो इनसे काम करवाया जा रहा है, लोकल लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने इससे पहले भी किरंदुल बचेली दंतेवाड़ा के अंदर में इन मुद्दों को लेकर एनएमडीसी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा था और ये तमाम मुद्दे जिला प्रशासन के समक्ष और साथ ही एनएमडीसी प्रबंधन के पास रखे थे। परंतु समय गुजरने के बाद इस पर कुछ सकारात्मक रवैया ना तो एनएमडीसी प्रबंधन की तरफ से आ रहा है और ना ही जो है आपका प्रशासन की तरफ से आ रहा है। इसको लेकर एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम जो है वो वहां के जिला किया गया संभागीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिन मुद्दों को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं, वो वहां बाढ़ प्रभावितों का मुद्दा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बरसात के दौरान एनएमडीसी की चूक के कारण से यही त्रशादी जो है वो चेली किरंदुल के अंदर में आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों का घर जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया पुलिस था। लोहे वेरिफिकेशन को लेकर भी नवनीत वो जी बहुत सारे सवाल जो इस बार खड़े हुए हैं। ज्ञापन में हम देख रहे हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके ऊपर भी जो आपकी पार्टी ने जो लगातार सवाल उठाया कि सर ये पुलिस वेरिफिकेशन आप लोकल स्तर पे क्यों कर रहे हैं? इनका आधार कार्ड लोकल स्तर पे जो है, ये तो बाहर से आए हुए हैं, झारखंड से, बिहार से मजदूर आए हैं, आप इनका लोकल स्तर पे, बचेली स्तर पे, किरंदुल स्तर पे वेरिफिकेशन करके इनको जो है काम में लगवा रहे हैं, जबकि इनका वेरिफिकेशन तो बाहर से होना चाहिए, दूसरी जगह से होना चाहिए। यही दिक्कत है अवधेश जी कि लगातार जो है वो बाहरी लोगों को नगरनार स्टील प्लांट में भी और बचेली स्टील प्लांट में बस्ती बचेली के खदान में भी और नारायणपुर के निक्को के खदान में भी जो है भारी मात्रा में लोगों को जो है वो अ, रखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना नवनीत जी कहीं लेकिन नवनीत जी, मेरा एक सवाल है। कल आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी तो हम पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पांचवी अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत की सहमति के बिना किसी भी आदमी को बाहर की मिट्टी उठाने की तक की परमिशन नहीं है कि अब भाई आप यहाँ पे आके मिट्टी भी उठा लें। कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते, आप जमीन नहीं खरीद सकते, कोई भी अलग से दूसरा कोई वहाँ पे इम्प्लीटेशन या डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते जब तक कि ग्राम पंचायत नहीं चाहेगी। लेकिन अगर इसके साथ साथ एनएमडीसी वहाँ पर काम कर रही है तो एनएमडीसी में प्राथमिकता तो जो है लोकल वेंडर्स को देनी चाहिए, लोकल मजदूरों को देनी चाहिए। फिर ये बाहरी व्यक्ति कहाँ से आ गए? यही तो विडंबना है आदरणीय अवधेश जी कि ये कांग्रेस और के राज में जय हो हाई कमान, नहीं होगा बस्तर वासियों का काम। इस जो है थीम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस काम करती आई है। खास तौर पे एनएमडीसी प्रबंधन के पास अपने चहेते लोगों को नौकरी देने के नाम पर जो है वो आश्वासन मिलता है, जिसके कारण से वहां पर एनएमडीसी प्रबंधन जो है वो लोकल लोगों को ध्यान नहीं देता। आज जो मुद्दे हमने उठाए उस मुद्दे में हमने आसपास के ग्राम पंचायत के बेरोजगार युवाओं से भी बात की थी, उन युवाओं से भी पूछा था, तो उन्होंने भी कहा कि हम लंबे समय से बेरोजगार है। कई बार हमने एनएमडीसी प्रबंधन को आवेदन दिया, कई बार हमने एसडीएम को, तहसीलदार को आवेदन दिया, कई बार पार्टियों के नेताओं को आवेदन दिया कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो है वो लेबर सप्लाई का काम जो होता है उसमें स्थानीय लोगों को काम दिया जाए। इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने, कई संगठनों ने, यहाँ तक कि जोगी कांग्रेस ने भी लगातार आंदोलन किए। इसपे सिवाय एनएमडीसी प्रबंधन की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आज वहां पर अगर आप लेबर सप्लाई की लिस्ट निकाल कर देख लें तो लगभग आपको ये किसी न किसी व्यक्ति, प्रभावशील वाले व्यक्ति
के कोटे पर वहां पर घुस गए हैं, उनका आधार कार्ड, उनका क्या बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया गया है। इसी को लेकर तो लगातार हमारी आपत्ति है। हमने निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखा था कि वोटर आईडी कार्ड को, आधार कार्ड को वेरिफिकेशन कराया जाए कि क्या वास्तव में व्यक्ति 7 साल से ज्यादा का समय जो है छत्तीसगढ़ बस्तर के अंदर में रह रहा है या नहीं रह रहा है। जबकि यहाँ का नियम यह है कि जब व्यक्ति 7 साल से ज्यादा अधिक का समय यहाँ ना बिता दे या उसका यहाँ पर जन्म ना हो जाए, ना तो उसको निवास प्रमाण पत्र मिलेगा और ना ही उसको स्थानीयता होते के नाते सरकार की जो आरक्षण शैली है स्थानीय स्तर पर पूरी करने की, उसका लाभ नहीं मिलेगा। पर हम लगातार देख रहे हैं कि बरनार स्टील प्लांट तब भी सरकार ने वादे किए कि नहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिले। पिछले 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि लोकल लेबर पर 50,000 वैकेंसियां भर दी जाएंगी। आज एमडीसी प्रबंधन का जो है वैकेंसी होल्डर का साइट पे जाइए, आप देखिए उन्होंने कितनी वैकेंसी दी और वैकेंसी दी भी है तो उसमें लोग स्थानीय लोग, सिर्फ वही लोग काम कर रहे हैं जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है। वैसे ही लेकिन अभी देखिए यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, दो बातें मैं आपका प्रकाश डालना चाहूंगा दो बातों पे। पहली बात तो ये है कि कोई भी, जिस प्रकार से आपने स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करी और प्रशासन की बात करी, तो पहली बात तो ये है कि जो प्रशासन है उसको तालमेल बैठाकर चलना पड़ेगा स्थानीय लोगों से, क्योंकि एनएमडीसी तो लोकल लोगों के एरिया में ही है, उसी दंतेवाड़ा में, उसी बचेली में, उसी किरंदुल में। तो सबसे पहले तो प्रशासन को ये समझना पड़ेगा कि वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को रोजगार दे। दूसरी बात ये कि जो जनप्रतिनिधियों की बात करें कि जनप्रतिनिधियों से कई बार वादे किए गए, जनप्रतिनिधियों ने कई बार उनसे वादे किए और एनएमडीसी से वादे किए, इस प्रकार से कई प्रकार के कई लोगों के बीच में वादे हो रहे हैं। कई एनएमडीसी वादे करती है, कई जनप्रतिनिधि वादे करते हैं, विधायक सांसद वादे करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई वोट बैंक तो उनका लोकल स्थानीय लोग हैं, ना कि बाहर के जो मजदूर आ रहे हैं वो। और अगर लोकल वोट बैंक लोकल लोगों का है, जनप्रतिनिधियों के लिए लोकल वोट बैंक जो है लोकल मजदूरों का है, तो जो लोकल मजदूर है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए ना। यही हम कह रहे हैं अवधेश जी कि 5वीं अनुसूची और पेशा कानून में ये स्पष्ट है कि यदि कोई माइनिंग क्षेत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत होता है, जिस क्षेत्र में माइनिंग हो रही है उसके 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में जितने भी प्रभावित लोग आते हैं उनको किसी भी काम में प्रार्थना है। ये मैं नहीं कहता, ये पेशा कानून कहता है। दूसरी बात, पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत भी ये शर्तें हैं जिसको उद्योगों को संचालित करने वाले उद्योगपतियों को मानना है। ये एमओयू है गवर्नमेंट और एनएमडीसी के बीच में, उसमें भी ये शर्तें लागू हैं, परंतु इनका माखौल उड़ाया जा रहा है। जो हमने कल कही ना कि 6वीं अनुसूची की क्यों जरूरत है, क्यों पृथक बस्तर की जरूरत है, तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि जिस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर स्थानीय लोगों के अधिकारों को अतिक्रमित कर रहे हैं। यही तो कारण है कि लोग यहाँ प्रज्वलित हो रहे हैं, यहाँ लोग अपने अधिकारों के सड़कों पर उतर रहे हैं। आज ये जितने लोग आपको सड़कों पर उतरे हुए दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लंबे समय से बेरोजगार हैं और रोजगार की मांग को कर रहे हैं, और इनका अधिकार बनता है क्योंकि जल जंगल जमीन इनका है। और जिन जगहों पर एनएमडीसी और जल जंगल जमीन के साथ रोजगार और लोहा यस्क भी इनका है। जल जंगल जमीन के साथ वहाँ का जो लोहा अयस्क है वो भी उनका, और लोहा अयस्क अगर इनसे छीना जा रहा है तो ये सरकार का दायित्व है, ये प्रशासन का दायित्व है, एनएमडीसी डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं, एमडी सीएमडी, उनका दायित्व है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दें। दिक्कत यहाँ पर है कि ये जो डीएमएफ की राशि है उसके प्रेसिडेंट जो है, अध्यक्ष जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्टर को बना के रखा हुआ है। तो होता ये है डीएमएफ की राशि है वो एनएमडीसी जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर देता है। उसकी भी अधिक जानकारी जो है वहां के प्रभावितों को नहीं मिल पाती, ना उनके मनसा अनुरूप उनका खर्च होता है। उसका जो मनसा अनुरूप खर्च करने का अधिकार है वो कलेक्टर की कमेटी को है, उस कमेटी में विधायक और सांसद सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में जब वहां के स्थानीय स्तर पर लोगों का अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा होता है, तो ये ख्याल वहां आता नहीं। जिला प्रशासन सख्ती के साथ एनएमडीसी के साथ व्यवहार नहीं करता क्योंकि वो डीएमएफ की राशि को लगातार किस्त जारी कर रहे होते। ये जो रिलेशनशिप है जिला प्रशासन और एनएमडीसी के बीच का, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वहां के लोकल लोगों के हमने ये भी देखा था कि एनएमडीसी को 1600 करोड़ रुपए का जो है टैक्स की पेनल्टी जो जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा ने लगाई थी। अभी इसी विषय पे तो मैं पूछ रहा हूँ, उस पे अपर कलेक्टर दंतेवाड़ा ने जांच, मैं तो आपको एक नई बात बताना चाह रहा हूँ कि जब वहां पर बाढ़ आया, जो एनएमडीसी का खदान एरिया था जहां अत्यधिक पानी जो उत्खनन के कारण से रुक गया था, वो डैमेज हुआ और पूरा का पूरा पानी जो है
वो रिहायशी इलाकों में घुस गया, वहां सैकड़ों लोगों का घर बर्बाद हो गया। उसके बाद जिला कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बनाई जिसका प्रेसिडेंट अपर कलेक्टर थे। अपर कलेक्टर ने 15-16 बिंदुओं पर एक लेटर जो है एनएमडीसी प्रबंधन को लिखा, जो उसमें उन्होंने ये पाया कि एनएमडीसी प्रबंधन की कई खामियां जो है वो खदान स्थल पर पाई गई हैं, जिससे ये बाढ़ आया है। और प्रबंधन ने भी उन बिंदुओं पर जो जानकारी मांगी थी, वो जानकारी एनएमडीसी प्रबंधन देने से आनाकानी कर रहा था। उसके बाद जो दूसरा मामला है कि वन विभाग है अपना पिट पास जो है वो एनएमडीसी प्रबंधन को सौंप देता है, और एनएमडीसी प्रबंधन जितना रॉयल्टी बताता है उतना ही रॉयल्टी जो है वो सरकार के खाते में आता है, जो गलत है। इससे पहले कोयले के खदानों में जो लेकिन खासतौर पर अडानी चला रहे हैं, माफी चाह रहा हूँ आपको बीच में मैं काटता अपनी हूँ। बात आपने एक पूरी कर नई ले रहा बात हूँ। बताई है, आपने एक नई बात हाँ, मैं बताई कि अपनी वन बात विभाग पूरी कर जो ले है रहा अपना हूँ। पेट पास एनएमडीसी को सौंपता है। ये किस प्रकार हाँ, की मैं ये प्रक्रिया है कि वन विभाग क्यों एनएमडीसी को सौंपेगा? वो तो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है। यही यही चीज है जिसके कारण से जिला कलेक्टर की जांच में ये बात निकल कर आई। इस सरगुजा में वसूल रहा है, परंतु पहला जिला के विभाग अपनी रॉयल्टी का एडवांस जो है वो प्रबंधन को दे रहा है। ये जब बात कलेक्टर की जांच में निकल कर, ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। इससे पहले 2016 17-18 में 16 में सॉरी में कलेक्टर ने ऐसे ही 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें 600 करोड़ रुपए जो है वो एनएमडीसी प्रबंधन ने जो है वो जमा किया था। मैं 16-18 बता रहा हूँ, सॉरी 19-20 के अंदर में। तो उस समय में 1200 करोड़ रुपए 1600 2000 करोड़ रुपए जमा करना था, उसमें मात्र 600 करोड़ रुपए एनएमडीसी प्रबंधन ने अपनी गलती मानकर स्वीकार जमा किया, और उसके बाद वो माननीय उच्च न्यायालय में जाकर इस पूरे मामले में स्टे ले लिया। आज भी बिना केवीएट दायर किए हुए कलेक्टर ने जो रॉयल्टी के लिए अर्थदंड लगाया है, उस अर्थदंड पर एनएमडीसी प्रबंधन ने आज तक कोई पैसा जमा नहीं किया, और जमा किया तो इसकी जानकारी कलेक्टर ने या सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की। तो ये जो बड़ा इशू है, जबकि सरगुजा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोयले की उत्खनन की रॉयल्टी स्वयं वसूलता है। तो ये जो मिली भगत की स्थिति है दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और एनएमडीसी प्रबंधन का, इस कारण से वहां के कोयाकुंडा ब्लॉक के नवनीत जी, लगभग कहीं ग्राम ऐसा तो नहीं पंचायत है और कि नगर आप पालिका सीधे तौर पर के डिपार्टमेंट वहां को के जिला लोग जो है नवनीत जी वो उनके नवनीत जी अधिकारों मैं का माफी अनुरोध चाह रहा हूँ, आपको टोक रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सीधे तौर पर जिला कलेक्टर अपर कलेक्टर को जो है भ्रष्टाचार का आरोपी साबित करने के लिए लगे हुए हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एनएमडीसी जो भाई, पैसा जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता नहीं रहा, और बड़े लेवल का जो एक भ्रष्टाचार जो है कलेक्टर और एनएमडीसी के बीच में चल रहा है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपने किसी चीज का अर्थदंड लगाया, उसका पत्र आपने जारी किया, जी तो आपको जनता को यह भी बताना होगा कि उस अर्थदंड के बदले एनएमडीसी ने कितने अर्थदंड पटाए। यदि नहीं पटाए तो किस कारण से नहीं पटाए, ये चीज तो मीडिया में आना चाहिए ना। आज में ये चीज जब आपका ये लेटर मीडिया में छपता है कि आपने 1600 करोड़ रुपए का कहीं ये जुर्माना जो लगाया लेटर है, था वो तो फिर टीआरपी आपका स्टंट ये तो नहीं था लेटर कि भी भाई दंतेवाड़ा कलेक्टर ने इतना बड़ा कारनामा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी को जो है इतने रुपए से 1600 करोड़ रुपए का अर्थदंड दिया? हाँ, अब सवाल तो उठता है ना, ये सवाल तो आम सिटीजन के होने के नाते उठाया जा सकता है, हम उठा रहे हैं। हमें ये प्रशासन को ये बताना होगा, या फिर एनएमडीसी प्रबंधन को भी ये बताना चाहिए कि उस अर्थदंड के नोटिस का उन्होंने क्या जवाब दिया। पब्लिक डोमेन में तो आना चाहिए ना, पर वो बिल्कुल सही। पब्लिक डोमेन में तो नवनीत आज जी, तक मेरा आया नहीं। मेरा आपसे आखिरी आप एक भी सवाल ये है। आप एक चैनल के एंकर हैं, मैं जी आपसे ही ये जानकारी जानना चाहता हूं कि 1600 करोड़ की जानकारी तो आपको है, और उसके बदले कितना पैसा एनएमडीसी प्रबंधन ने पटाया या नहीं पटाने हेतु का क्या कारण रखा है, इसकी जानकारी तो आपको भी लगनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहता हूं कि आपको जानकारी है। बिल्कुल सही बात है। इसकी जानकारी तमाम मीडिया एजेंसियों को पता होना चाहिए, और मीडिया एजेंसियों को नहीं, तमाम जनता को पता होना चाहिए जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, चाहे वो स्थानीय निवासी हो या ना हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी जो साझा करनी चाहिए जिला कलेक्टर को। नवनीत जी, अब मेरा अगर एक आखिरी ऐसा सवाल नहीं आपसे ये है कि जिस तो प्रकार से शंका तो छत्तीसगढ़ बनती है जनता ना। जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने ये ज्ञापन दिया है कि बाहरी मजदूरों से ठेका प्रथा के ऊपर काम कराया जा रहा है और उनका वेरिफिकेशन करके डायरेक्टली उनको एनएमडीसी में एंट्री जो है दी जा रही है, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अगर एनएमडीसी जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि भाई स्थानीय जो है लोग संपर्क कर रहे हैं, विधायक जो है संपर्क कर रहे हैं, सांसद जो है संपर्क कर रहे हैं, हम भी जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से संपर्क कर रहे हैं एनएमडीसी प्रबंधन से, एनएमडीसी प्रबंधन जो है आश्वासन तो दे रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एनएमडीसी प्रबंधन अब ये ज्ञापन देने के बाद काम नहीं करता है तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, दूसरा एक्शन क्या होगा?
देखिए, हम इस विषय को लेकर दंतेवाड़ा जिला सहित पूरे बस्तर संभाग के प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक नगर पालिका वार्ड, नगर पंचायत के वार्ड में जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे और लोगों को सड़कों पे उतर अपील करेंगे। और अगर ये बात नहीं मानी गई, प्रशासन से भी गुहार करने के बाद इन्हें भी इसमें इंटरफेयर करके कोई बेहतर निर्णय नहीं दिया, तो वो तय है कि हम उनके कार्यालयों में ताला लगाएंगे। क्या आप ताला लगा सकते हैं? नवनी जी, आप जो कह रहे हैं कि ताला लगा देंगे, क्या आप सच में ताला लगा देंगे या ये सिर्फ आश्वासन और वादे हो जाएंगे? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से निकलेंगे। अब अगर जी। सरकार हमको रोकती है, सरकार हमको पूरे मामले में करने नहीं देती है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। हम तो पहले सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों के पास जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव कौन है वहां? मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर है। हम बिल्कुल। कलेक्टर से ये बात कर रहे हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव एसडीएम को ये लेटर दे रहे हैं। अगर बार बार प्रशासन को उनके वादे याद दिलाए जा रहे हैं, ये हम तो नहीं कह रहे ना, ये एनएमडीसी प्रबंधन और छत्तीसगढ़ सरकार के एमओयू का हिस्सा है कि वहां के स्थानीय लोगों को आपको प्राथमिकता देना है। ये हम तो नहीं कह रहे ना, ये आपके जिला प्रशासन के पुनर्वास पैकेज की नीति नवनी का जी, हिस्सा एमओयू है। की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ सरकार का एमओयू है क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ सब तो अभी 24 साल ही हुए हैं बने हुए, इससे पहले तो मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों एक ही था। तो एमओयू एक्चुअल में है क्या? क्या वो एमओयू मध्य प्रदेश के साथ था, या छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद अलग से नया कोई दूसरा कोई एमओयू हुआ है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2000 में इनके खदानों की लीज खत्म हो रही थी, जी। जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था। जी। स्वर्गीय अजीत जोगी, जो कि हमारे पार्टी के संस्थापक थे, उनके प्रथम और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री राज्य के प्रथम कार्यकाल में, मुख्यमंत्री भी थे। जी हाँ, प्रथम मुख्य कार्यकाल में उन्होंने एक नई शर्त अमेंडमेंट की विधानसभा में। जी। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी को इस राज्य में माइनिंग का लीज तभी मिलेगा जब वो यहाँ पर प्लांट लगाएगी। तब जाके 2002 में उन्होंने अपना प्रस्ताव पुटअप किया, जिसमें उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट को लगाने का एक ड्राइंग और एक आश्वासन पुटअप किया। तब जाके उनको 2021 तक के लिए, जो 19 तक के लिए लीज दी गई थी। उन्हीं शर्तों पर नगरनार स्टील प्लांट की आधारशिला 2003 में आडवाणी जी के अध्यक्षता में, मुख्य अतिथिता में और माननीय मुख्यमंत्री जी अजीत जोगी जी की अध्यक्षता में जो है वो नगरनार स्टील प्लांट का आधारशिला रखा गया। और स्वयं लोगों को इस बात के लिए मनाए कि नगरनार स्टील प्लांट जो है वो बस्तर में लगना जरूरी है, और एक उनकी ही इच्छा शक्ति थी जिसके कारण से बस्तर में एकमात्र प्लांट लग पाया है। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों ने प्लांट के कई एमओयू की, टाटा का एमओयू आपने देखा होगा कि टाटा के साथ रमन सिंह सरकार जी का एमओयू हुआ, पर वो जमीन पे नहीं उतर पाया। वैसे ही कई एमओयू प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किए हैं। उन्होंने घोषणा किया दंतेवाड़ा में कि कई प्लांट के एमओयू, वो एक भी नहीं लग पाया। आज एकमात्र प्लांट जो है यदि जो रन कर रहा है, उसके पीछे की भी एक बात मैं आपको बता दूं। उन्होंने एक नई शर्त रखी थी, जो एनएमडीसी को अधिग्रहित जमीन था, वो जमीन राज्य सरकार के पास रखी गई थी। मतलब उद्योग विभाग के पास जो है वो जमीन हमेशा के लिए मालिकाना हक पर था, ताकि यदि कभी एनएमडीसी इस प्लांट को बेचता है या इसमें कोई नया पार्टनरशिप लाता है, तो सरकार के पास एक कम से कम, हाँ, अब उस पर एक सरकार के पास एक पॉइंट रहे कि वो रोड़ा अड़ा सके लोगों के हित के लिए। पर भूपेश सरकार ने 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से वो जमीन जो है एनएमडीसी को 2022 में दे दी। ये मैं आपको अंदर की बात बताऊं, वही भूपेश बघेल है। हमने भूपेश सरकार जब कांग्रेस की जब सरकार थी तब हमने ये सुना था कि जिस प्रकार से नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एनएमडीसी को बेचने की प्रक्रिया चल रही है, तो भूपेश सरकार ने ये एक प्रयास किया था कि हम जो अपनी भागीदारी जो है एनएमडीसी में करेंगे। फिर ये जमीन बेचने की बात, 1 रुपए स्क्वायर फीट की बात कहां से आ गई बीच में? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के पूर्व विधायिका रेणु जोगी जी ने विधानसभा सत्र में जो सवाल किया, उसके बदले में जवाब आया है। और इसको लेकर माननीय अमित जोगी जी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, खुलासा किया था, और इसको स्वीकार भी किए सरकार। एकमात्र हथियार था राज्य सरकार के पास, वो जमीन जो राज्य सरकार के उपक्रम उद्योग डिपार्टमेंट के पास जमा थी। यदि आज वो जमीन उद्योग के पास, उद्योग डिपार्टमेंट के पास होती, अर्थात सरकार के पास होती, तो कभी भी केंद्र सरकार और एनएमडीसी चाहकर भी इसका निजीकरण नहीं कर सकता।
जब जमीन एनएमडीसी को 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हैंडओवर की गई है, तब जाके आज केंद्र सरकार उसको बेचने के लिए टेंडर कर रहा है, टेंडर प्रक्रिया में रखा है। तो एक तरफ भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन थे, जो 2018 में पीसीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने नगरनार में नगरनार की जमीन से अपने माथे में तिलक लगाकर कसम खाया और वहां से जगदलपुर तक उन्होंने पदयात्रा की थी और पदयात्रा करके बस्तर की जनता को विश्वास दिलाया था कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो 1 इंच जमीन भी और 1 इंच प्लांट का टुकड़ा भी किसी भी हाल में बिकने नहीं देंगे। और उनकी सरकार आते ही ना केवल उन्होंने 1 रुपए स्क्वायर फीट में वो उद्योग डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई जमीन को एनएमडीसी के नाम पे हस्तांतरित कर दिया, बल्कि विधानसभा में जो प्लांट खरीदने का वादा किया था उसके लिए आज पर्यंत तक आप छत्तीसगढ़ राज्य की बजट उठा के देख लीजिए ना, उन्होंने 2022 में इसका ऐलान किया कि हम खुद एनएमडीसी प्लांट खरीदेंगे, यदि एनएमडीसी इसको नहीं चलाएगी तो राज्य सरकार चलाएगा। आज उनके पूरे बजट को उठा के देख लीजिए, 1 रुपए का बजट का प्रावधान उन्होंने इस मामले में नहीं रखा है। अच्छा नवनीत तो जी, ये मेरा एक कथनी आखिरी और सवाल है करनी में आपसे, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने लीज की बात करी, तो लीज फिलहाल में जो आप बता रहे हैं कि एनएमडीसी की जो लीज है वो 18-19 में खत्म हो गई थी, 21 में खत्म हो गई थी, लेकिन 21 के बाद अभी जो नई लीज जारी करी गई है वो नई लीज कब से कब तक की जारी की, थोड़ा बता सकते हैं? वो जो लीज है वो अभी इनको 33 तक के लिए जो है इनको जारी की है, और ये वही समय जारी उन्होंने 600 करोड़ रुपए एनएमडीसी ने जो पटाया था ना पैसा, ये उसी समय उन्होंने लीज को रिन्यूअल किया था राज्य सरकार ने अपनी एनओसी। उस समय भी इनके पास मौका था, लेकिन उसके बाद भी तो 1800 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है, 1600 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है एनएमडीसी के ऊपर जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा ने लगाई है ना। ये तो सेकेंड राउंड में लगाई है आदरणीय, इससे पहले के कलेक्टर ने 2022 में 1200 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया था। मतलब कहने को ये कह सकते हैं कि जो 1200 करोड़ रुपए की पेनल्टी पहले लगाई थी उसमें से 600 करोड़ रुपए की रिकवरी जो जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा ने कर ली, और 600 करोड़ रुपए की जो रिकवरी होनी थी उसके लिए ये स्टे लेने हाई कोर्ट में चले गए। हाँ, उसके बाद वो स्टे जल्दी चले गए। उसके बाद ये जो नया पेनल्टी लगा है जी, मतलब ये कह सकते हैं कि 1600 करोड़ ये पहले का अभी का और 600 करोड़ पुराना, टोटल 2200 करोड़ रुपए की पेनल्टी चल ही रही है। इसके साथ साथ 2035 तक जो है लीज एनएमडीसी की बढ़ा दी गई है। रुपए का मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ सरकार नहीं गई जी, कोई कदम नहीं उठाया उन्होंने कि भाई 7 दिन के अंदर इनको अपील करनी चाहिए, थोड़ा है। आज तक अपील नहीं किया उन्होंने। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर कोई अपील नहीं है, और जो नया 1600 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा है उस पर पेनल्टी एनएमडीसी ने दिया कि नहीं दिया, या नहीं देने का क्या कारण है, और अभी तक मीडिया के सामने, आम जनता के सामने, किसी भी जनप्रतिनिधि के सामने जिला कलेक्टर ने नहीं रखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत चांद जी, तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, एक बड़ी चर्चा करने के लिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए स्वदेश 24।